बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं विपुल जीएस क्लासेस के अंदर। बच्चों, आज का जो हमारा सीरीज है वो राष्ट्रपति के ऊपर होगा। भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि जो यूपी पुलिस का एग्जाम है वो संविधान से जो क्वेश्चन बनाएगा बच्चों, उनमें राष्ट्रपति टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जब मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा तो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा सारी चीजें, लेकिन जो यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंसाइज होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो आइए राष्ट्रपति को देखते हैं। अगर आप जो है वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है बच्चों। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। संविधान के अंदर जो है भारत के राष्ट्रपति होने के लिए अनुच्छेद 52 का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। याद रखिएगा, जितनी चीजें मैं लिखते जा रहा हूं सबको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 बच्चों, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वहीं अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये संघ के कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो मैं कहूंगा बच्चों, देखिए संघ की कार्यपालिका में याद रहना चाहिए आपको कि जो संघ की कार्यपालिका है, याद रखना है, सबको लिखते चलना है। ठीक है बच्चों, संघ की कार्यपालिका में बच्चों, संघ की कार्यपालिका में 4 लोग सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति जिनके बारे में अभी पढ़ना है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। फिर से है प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री। फिर है बच्चों मंत्री परिषद, ठीक है ना, मंत्री परिषद, याद रखेंगे मंत्री परिषद। ये 4 जो है ना संघ की कार्यपालिका में, 4 नहीं 5 कह सकते हैं, महान्यवादी बच्चों। ठीक है ना, एक महान्यवादी, याद रखिएगा, महान्यवादी बच्चों। महान्यवादी भी संघ की कार्यपालिका का ही अंग है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि संघ की कार्यपालिका में ये 5 चीजें जो आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और यहाँ पे महान्यवादी जो है वो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब बात चूंकि हम लोग यहाँ पे जो है राष्ट्रपति की कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति संबंधित जो भी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, तो आइए इनको मिटाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि मैंने अभी आपको अनुच्छेद 53 तक बताया कि अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के हाथों में होगी। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखना कि अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 54 जो है बेटा वो राष्ट्रपति के चुनाव का यहाँ प्रावधान करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति होने के लिए, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद जो है आपका कह सकते हैं कि 57 जो आपको दिखाता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या जो है यहाँ प्रावधान होने चाहिए राष्ट्रपति होने के लिए। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रपति आपको होना है, राष्ट्रपति किसी को बनना है, तो उसमें सबसे पहला होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक अगर जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन क्या केवल भारत का नागरिक जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है? क्या मैं बन सकता हूं, क्या आप बन सकते हैं? तो जरा रुकिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु जो है बेटा वो पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है ना। तीसरा कंडीशन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 35 वर्ष की अगर आयु वो पूर्ण कर लेता है तो माना जाता है कि वो राष्ट्रपति बनने योग्य है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। बनने की अर्हता होनी चाहिए मतलब वो ऐसा हो कि लोकसभा का सदस्य उसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे चौथा कि केंद्र या राज्य के किसी लाभ के पद पे न हो। केंद्र या राज्य के अंतर्गत जो है वो किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है ना, लाभ के पद पे ना हो। ठीक है बच्चों, लाभ के पद पे ना हो। ये 4 चीजें अगर है तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वो योग्य हुए बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बात आती है जब ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण अगर हैं और राष्ट्रपति के लिए उसको नामांकित करना है बच्चों, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या क्या चीजें आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर किसी को भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसको सबसे पहले सदन के जो सदस्य हैं उनमें से 50
प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए बच्चों। कितने? 50 प्रस्तावक, ठीक है ना, प्रस्तावक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, अनुमोदक चाहिए। ये प्रस्तावक अनुमोदक क्या होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ता नहीं, लड़ाया जाता है। हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान के अंदर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता नहीं है, बल्कि जनता उसको लड़वाती है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष तरीके का चुनाव जो है जनता करती है, अप्रत्यक्ष तरीके का चुनाव राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है ना। और इसमें जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मिल करके 19, देखिए याद रखिएगा, 1957 के पहले, 1997 के पहले, सॉरी 57 नहीं, 1997 के पहले ये प्रथा थी कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने चाहिए थे, ठीक है ना। कितने, कब की बात है बच्चों? 1997 के पूर्व की बात है, कि पूर्व जो है ये प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी थी? 10 और 10 थी बच्चों। 10 क्या थे बेटा? प्रस्तावक व अनुमोदक, ठीक है बच्चों। 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक अगर हैं तो वहां पे काम चल जाता था, ठीक है। और दूसरी चीज, इस समय की बात है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक के साथ साथ बेटा 15,000 रुपए आरबीआई को सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। कितनी? 15,000 रुपए आरबीआई को सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। अगर कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग पाने में अगर असमर्थ हो जाता है कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार, तो यह राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। ये राशि फिर आपको नहीं मिलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर वो 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है तो ये राशि आरबीआई के द्वारा उसको लौटा दी जाती है, जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद का, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे 1997 के पूर्व 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक ही चाहिए थे बच्चों, और इस समय 2,500 रुपए जो है सिक्योरिटी मनी जो है आरबीआई को जमा की जाती थी बच्चों, ठीक है ना। 2,500 रुपए सिक्योरिटी मनी आरबीआई को जमा किया जाता। अब दिमाग में आएगा कि सर 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक और 2,500 रुपया था, तो बढ़ा के इतना क्यों किया गया? क्योंकि आए दिन कोई भी उठ करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता था, उन्हीं सदस्यों में से उठ करके कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता था, या फिर ऐसी कुछ, मतलब ये सारी घटनाओं को रोकने के लिए जो है, ताकि जो है फालतू में कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, जो सीरियस है, वास्तव में जो सीरियस है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, इसलिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और ये राशि जो है बढ़ाई गई बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें भाग भी तो लेंगे बच्चों। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, ठीक है, इन चीजों को भी हम देखते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, ठीक है बच्चों। सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो मैं कहूंगा बच्चों कि राष्ट्रपति में सबसे पहले कि लोकसभा व राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य, ठीक है बच्चों, निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही जो है वो भाग ले सकते थे, बल्कि और कोई भाग नहीं लेगा। और भी देखिए यहाँ पे केवल और केवल लोकसभा राज्यसभा की बात चल रही है, ठीक है ना। दूसरे कौन ले सकते हैं बेटा? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलिए, ये भी बात पता चली। तीसरा क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे? तो कहेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जहां क्या हो बच्चा? विधानसभा मौजूद है, जहां विधानसभा मौजूद है, वहां के निर्वाचित सदस्य। जैसे कि दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, वहां के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति में इनके अलावा कोई भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। राष्ट्रपति के जो चुनाव है बच्चों, इनके अलावा कोई भाग नहीं लेगा, यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य। यानी एक बात तो आपको पता चल गई कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। यानी कि याद रखिएगा, ये 3 चीज याद होगा तो बाकी चीज क्या होंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। मनोनीत सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, चाहे वो राज्य विधानसभा का हो या फिर केंद्र के लोकसभा या राज्यसभा का हो, ठीक है ना। दूसरी चीज कि राज्य में जो विधान परिषदें हैं, जो 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उनका भी चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो कोई सदस्य जो है राज्य विधान परिषद का राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है ना। एक एक चीजें आपको समझना है, सारी चीजें मैं यहाँ पे सारी चीजें कंफर्म करते चल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता होगा, ये भी तो दिमाग में आएगा ना। तो राष्ट्रपति को शपथ, ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति को शपथ, ठीक है बच्चों, शपथ। बच्चा, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद जो है 60 की बात है। राष्ट्रपति का जो शपथ है बच्चों वो अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद जो है बेटा 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, ठीक है बच्चों। राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है अनुच्छेद 60 में, और बताया गया है कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है बच्चों। भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा बच्चों, वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहां मुख्य न्यायालय का यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 है। अब राष्ट्रपति ने शपथ भी ले लिया। अब शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होने वाला है बच्चों, तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होने वाला है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनकर न आ जाए। जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुन के नहीं आता है तब तक राष्ट्रपति जो है अपने पद पे बना रहता है, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जब पद पे बन गया तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और आप ये देखेंगे कि जितने केंद्र के जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं प्रधानमंत्री अपने नाम पे नहीं करता है, राष्ट्रपति के नाम पे करता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी जो है भारत से कोई भी समझौता करने जाएंगे किसी अन्य देश के साथ तो वहां पे राष्ट्रपति के नाम पे समझौता करेंगे, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक राज्य प्रमुख होता है बच्चों, ठीक है ना। राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति बच्चों, ठीक है ना। राज्य का मतलब ये राज्य नहीं, पूरे देश का, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब राष्ट्रपति के संबंध में 2-3 चीजें और आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, जो पद पे रहते हुए जो राष्ट्रपति कार्य करते हैं वो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक साथ फिर तो हम तो चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझ सकता हूं कि चुनाव होता है, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो जनता द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। लेकिन जब जनता चुनाव कर देती, जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, जनता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है, एमपी चुनती है जनता, ठीक है ना। लेकिन जब जनता जो है एमपी चुनने के बाद जब जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना था, आपने बनारस से जो है उनको एमपी चुना था। लेकिन वो एमपी चुनने के बाद जब सदन में जाते हैं तो वहां उपस्थित सदस्य जो है वो आग्रह करते हैं राष्ट्रपति से कि भाई मतलब एक नाम प्रस्तावित किया जाता है राष्ट्रपति के सामने। तो राष्ट्रपति जो है उनमें से एक व्यक्ति को चुन लेता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी को जो है उन्होंने चुन लिया कि हाँ आप प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और बाकी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है बच्चों। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है बाबू। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाती है, मंत्रिपरिषद की, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है बच्चों, ठीक है ना। नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है, याद रखिएगा। अगर प्रधानमंत्री ने सलाह दिया है कि इनको मंत्री के रूप में जो है नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति ठीक है कोई बात नहीं, चलो मंत्री इनको नियुक्त कर लिया जाता है, ठीक है।
और याद रखेंगे यहाँ पे अब जो मंत्री परिषद बनती है, जो मंत्री परिषद बनती है बच्चों, सोचिए कि राष्ट्रपति ने मंत्रियों का चुनाव किया और ये मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है। याद रखिएगा, ये मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति को दी गई सलाह जो है वो राष्ट्रपति मानने को बाध्य होता है मंत्री परिषद के द्वारा। मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है, उसको मना नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होता है? अनुच्छेद 74 बच्चों, ठीक है ना। अनुच्छेद बेटा क्या 74 क्या कहता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति को सलाह देगी मंत्री परिषद, ठीक है ना। मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगी बच्चों, ठीक है ना, सलाह देगी, याद रखिएगा। और ये सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, मानना ही पड़ता है, ठीक है बच्चों। इस चीज को आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 75 कहता है बच्चों, अनुच्छेद 75 कहता है कि ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है वो उत्तरदायी होंगे किसके प्रति? तो वो होंगे बेटा यहाँ पे विधायिका के प्रति, लोकसभा के प्रति जो है यहाँ पे ये अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्री परिषद पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। चलिए, इतनी बातें तो सही में आ गई। अब राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्यों की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्य, ठीक है। राष्ट्रपति के अन्य कार्य राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। वो सदन में वो कुछ ऐसे नियम बना सकता है जिससे सरकार एक अच्छे ढंग से कार्य करे, ठीक है। जो चीजें आप लिख सकते हैं, सारी चीजों को आप लिखना है, ठीक है बच्चों। वो सदन का एक ऐसा नियम बना सकता है जिससे सरकार जो है अच्छे ढंग से कार्य कर सके। दूसरी चीज कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और यहाँ पे आप देखेंगे महान्यवादी की भी नियुक्ति कौन करता है? महान्यवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? महान्यवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 है बेटा, अनुच्छेद 76 महान्यवादी का यहाँ पे प्रावधान दिया गया, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष, फिर बच्चों याद रखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है बच्चों, अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है बच्चों, सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति ही करता है। अगला चीज देखेंगे यहाँ पे तो चुनाव आयोग, ठीक है बच्चों, चुनाव आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? सदस्यों की नियुक्ति भी जो है, नियुक्ति भी बेटा कौन करता है? वो जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति ही करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें। और अगला चीज देखिएगा कि चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कह सकते हैं कि हाई कोर्ट हो, यहाँ पे जो है जो मुख्य न्यायाधीश है, या फिर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी बेटा जो है वो आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चलती है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और भी आगे इनके कार्यों की चर्चा करते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है बच्चों, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले जो है ना 2-3 चीजें राष्ट्रपति के संबंध में आपको ध्यान में रखनी है, ताकि जो है आपकी सारी चीजें होते रहे। देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है ना बच्चों, अनुसूचित जाति या जनजाति, ठीक है बच्चों, या जनजाति या पिछड़ा आयोग, अनुसूचित पिछड़ा आयोग
पिछड़ा आयोग के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन भी कर सकता है बच्चों। आयोग का गठन भी राष्ट्रपति कर सकता है, यानी उनके कल्याण के लिए आयोग की गठन भी कर सकता है। अंतरराज्यीय परिषद जो है, अंतरराज्यीय परिषद का भी गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होता है बच्चों ना, तो उन विवादों की निपटारा करने के लिए जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति उसका गठन कर देता है बेटा, ठीक है ना। याद रखिएगा, राष्ट्रपति गठन किसका करता है? अंतरराज्यीय परिषद का। यानी कि आप जो भी परिषदें यहाँ पे देख रहे हैं, इन सबका जो है बेटा गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगली चीज आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को जो है राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, इस बात को भी याद रखना है। अब अगर सदन की बात करें तो आपको पता है कि सदन की बैठक बुलाता है। सदन की बैठक कौन आहूत करता है बच्चों? राष्ट्रपति। ये सारे कार्य आपको लिखते चलना है, ठीक है ना। सदन की बैठक बुलाता है, सदन को कुछ समय तक स्थगित भी कर सकता है, ठीक है बच्चों। सदन को कुछ समय तक बेटा स्थगित भी कर सकता है। और आगे अगर बात देखेंगे, सदन को कुछ समय तक अगर स्थगित कर देता है, फिर आप देखते हैं कि संयुक्त बैठक भी बुलाता है बच्चों। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाता है। याद रखिएगा, संयुक्त बैठक भी बुलाता है, ठीक है बच्चों। संयुक्त बैठक भी बुलाता है, इस बात को याद रखेंगे बच्चों। अब इतनी सारी बातें अगर हो जाती हैं तो आगे चलते हैं। संयुक्त बैठक क्या है बच्चा? जब सामान्य विधेयक के अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा में कुछ बातें नहीं बन पाती हैं, तो वहां पे राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है कि दोनों सभा के सदस्य जो है आकर के आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद जो है पूरी चर्चा निपटाते हैं। ये सारा चीज मैं आपको जो सदन के बारे में पढ़ाऊंगा, संसद के बारे में तब बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुख्य चीजों के बारे में बस आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। धन विधेयक कौन पेश कराता है बेटा? याद रखिएगा, धन विधेयक भी कौन पेश कराता है? अगर हम बात करें धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही पेश की जाती है। धन विधेयक जो बेटा ना राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही पेश की जाती है। एक एक चीज मैं लिख रहा हूं बेटा, आप भी लिखते चलिएगा सारा चीज, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिएगा। अगली चीज, राज्यसभा के बच्चों 12 सदस्य मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है बच्चों, ठीक है ना। क्यों मनोनीत करता है? अगर देखता है कि राज्यसभा में विज्ञान, साहित्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में जो है वो प्रतिनिधित्व कम है, तो इन क्षेत्रों से उठाकर 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार किसको होता है? ये राष्ट्रपति को होता है। वो राज्यसभा में भी पहले 2 एंग्लो इंडियन को भी क्या करता था? वो मनोनीत करता था, लेकिन अभी जो है 104 संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया है। तो अब जो है लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा बेटा, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताई। अब राष्ट्रपति के पद जो है खाली हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? तो या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाए तो पद खाली हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति पे महाभियोग चला जाए, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों का निर्वहन न कर पाने के कारण अगर वो त्याग पत्र देना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अब समस्या ये आ जाती है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, और राष्ट्रपति पे महाभियोग चला जाता है और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो हमें चुनाव कराने चाहिए। और जब चुनाव होगा बच्चों, जब चुनाव कराया जाएगा तो चुनाव कराने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति की भांति कोई कार्य करना चाहिए। तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति की काम करने की जो भूमिका होती है वो उपराष्ट्रपति के पास होती है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद अगर रिक्त है तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करता है बच्चों, और वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति का ही होती है। और जब वो राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन कर रहा होता है तो मुख्य न्यायालय के उच्च न्यायाधीश नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है ना। उस समय उसको वेतन भी नहीं मिलता है, बट उसका जो है कार्य भी नहीं करता है बच्चों। चाहे अगर उपराष्ट्रपति भी जो है अगर राष्ट्रपति की भांति कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं, सारी शक्तियां उसके पास होती हैं, तो वो उस समय जो है उसको उपराष्ट्रपति का दर्जा नहीं दिया जाता, याद रखिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति पे महाभियोग की चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों।
अनुच्छेद जो है बेटा, अनुच्छेद जो है 61 जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर राष्ट्रपति जो है बेटा किसी, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति संविधान के हनन करते हुए पाए जाते हैं तो उनपे महाभियोग लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। और महाभियोग लाने के लिए सदन में उपस्थित, देखिए महाभियोग दोनों सदनों में से कहीं से भी आ सकता है, या लोकसभा में भी महाभियोग पेश हो सकता है, राज्यसभा में पेश हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी भी सदन में, उस सदन में उपस्थित लोगों का 1/4, ठीक है ना, 1/4 जो है, 1/4 लोग अगर महाभियोग पे हस्ताक्षर कर दें, कहा था 1/4 लोग महाभियोग पर हस्ताक्षर कर दें, ठीक है ना। तथा राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन की नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है बच्चों। अपने सफाई पेश करने के लिए 14 दिन का क्या दिया जाएगा बेटा, नोटिस दिया जाएगा, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये नोटिस जो है 14 दिन का होगा राष्ट्रपति का महाभियोग के लिए। और लगभग महाभियोग पेश करने के लिए उस जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 भाग में अगर महाभियोग के कागज पर अगर हस्ताक्षर किया है तो सदन में ये चर्चा होती है, ठीक है बच्चों। और सदन में जब महाभियोग लाया जाता है तो उस सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3 से पास होगा। फिर वो अगले सदन में जाता है, वहां भी जब 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो उस दिन के बाद से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा बच्चों, ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली हुई है तो इसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है, इसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। राष्ट्रपति के हाथों में जो है वो आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जैसे कि आप अनुच्छेद 52 देखेंगे, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में आपातकाल, अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय आपातकाल, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। अगर कोई विधेयक जो है दोनों सदनों से पास किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और वहां पे राष्ट्रपति के पास 3 मौके होते हैं। राष्ट्रपति या तो उस, जैसे मान लीजिए कोई कानून संसद ने पास करके राष्ट्रपति को सिग्नेचर के लिए भेजता है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन क्या होते हैं, या तो उस विधेयक को मंजूरी दे सकता है, जाइए हो गया, कानून बन गया, साइन करके दे देगा, या तो स्वीकृति करने के लिए जो है वो सुरक्षित रख सकता है, क्या ठीक है मैं रख लेता हूं, बाद में तुमको जो है मैं दूंगा, ठीक है ना, साइन करके, वो सुरक्षित रख सकता है। या पुनर्विचार के लिए जो है वो सदन को लौटा सकता है, लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें अगर आपने देख ली तो एक चीज और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 72 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक माफ कर सकता है, सैन्य न्यायालय के कानूनों को भी माफ कर सकता है, जो कि राज्यपाल नहीं कर सकता है। आपके मृत्यु दंड को वो जो है आपके कठोर कारावास को कम कर सकता है, आपको वो बेल दे सकता है बच्चों, और इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति की ये शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत, क्षमादान की शक्ति, ठीक है बच्चों। कौन शक्ति है ये, क्षमादान की शक्ति है, याद रखिएगा, क्षमादान की शक्ति है बच्चों, ठीक है ना। अब बात करें अनुच्छेद 123 की, अनुच्छेद 123 की बात करें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है बच्चों, क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश, ठीक है बच्चों, अध्यादेश की शक्ति है बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। इसका मतलब क्या है, अगर चूंकि देखिए कोई भी कानून तब पारित किया जाता है जब दोनों सदन चल रहे हो, लेकिन मान लीजिए कि दोनों सदन हमेशा नहीं चलते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा है वो तो हमेशा चलती है 12 माह, लेकिन लोकसभा जो है वो 6-6 महीने के अंतराल पे चलती है। तो मान लीजिए जब दोनों सदन नहीं चल रहे हो और कोई ऐसा अकस्मात कारण आ गया जिसमें कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति जो है दी गई है 123 के तहत, कि आप जो है एक अध्यादेश पारित करके कानून बना सकते हैं, कि आप जो है एक अध्यादेश पारित कर देंगे कि आज से जो है ये कानून लागू रहेगा, और वो कानून चलता रहता है संसद के कानून की भांति। और ये अध्यादेश को जो है जब दोनों सदन एक साथ बैठेंगे कभी, तो इस अध्यादेश को उसमें पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद अगर ये कानून सही लगता है तो दोनों सदन उसको पास कर सकते हैं, अन्यथा इसको खत्म भी किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में बच्चों मैंने जितनी भी सारी चीजें आपको बताई हैं वो सारा चीज आपको लिख के रखना है।
क्योंकि इतने सारे जो नॉलेज मैंने इतना जल्दी आपको कवर किया है वो आपके काम आएंगे, क्योंकि परीक्षाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं। राष्ट्रपति को अगर मैं डीपली पढ़ाता बच्चों तो कम से कम 2-3 वीडियो लग जाते, क्योंकि राष्ट्रपति एक अच्छा टॉपिक है। लेकिन यूपी पुलिस के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया है बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।